ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, डे टू डे करंट अफेयर्स होगा तो कल या परसों फिर एडिटोरियल्स भी लेके आएंगे। देखो हुआ क्या, मामला क्या है, जानते हो कि परंपरा के किस तरह पढ़ते हैं हम लोग। पहले मैप को देखते हैं, कुछ बिहाइंड द कर्टन देखते हैं, उसके बाद फिर क्लैरिटी को देखते हैं, उसका फिर करंट अफेयर्स को देखते हैं, फिर उसका ट्रेंड स्टॉक देखते हैं एंड देन रैंडम थॉट्स। यानी कि ये करंट अफेयर्स में 5 सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट है। तो पहले मैप देखते हैं यहाँ पे। चलो, बोला तिनुबू, ये बताओ नाइजीरियन इलेक्शन में जीत गया। अब इस आदमी पे आरोप लगा है, जानते हो अफ्रीका में स्थिति एक ही है, कोई भी जीतता है बोलता है कि जानबूझ के धांधलीबाजी करके जीता है, और सही बात है, यही होता ही है। मिलिट्री कूप कितना कॉमन है बताओ तो अफ्रीका में स्टूडेंट, है ना। और नाइजीरिया से हमको याद आ रहा है बोको हराम। बोको हराम सुना है ना, जो एक तरह से इस्लामिक ग्रुप का टेररिस्ट ग्रुप, इस्लामिक ग्रुप ही है, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप ही है। बोको हराम बहुत एक्टिव है नाइजीरिया में, और इस पे, हाँ साहिल रीजन बिल्कुल, और इस पे आरोप है कि ये जो भी अभी चुनाव जीता है ये धांधलीबाजी करके जीता है। तो देखो उसी कॉन्टेक्स्ट में आया ही है कि बोलाओ तिनुबू एक कैंडिडेट था रूलिंग ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस का नाम है, मतलब पार्टी का, और ये नाइजीरिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत गया। इस चीज़ को लेकर बहुत मुद्दा उठा, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को भी, जो दूर से देख रहा है इलेक्शन को, उसने भी पाया कि हाँ भाई ये एक्चुअल में कैंडिडेट नहीं था जीतने वाला, ये धांधलीबाजी किया है। जिस मेंबर के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी का लहर हो वो कैसे जीतेगा, यदि जीता है तो पूरा धांधली प्रैक्टिस है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से डैट द वोट फेल वेल शॉर्ट ऑफ नाइजीरियन सिटीजन लेजिटिमेट, यानी कि जितना भी इसको वोट मिला है वो उतना पर्याप्त नहीं था इसको जीतने के लिए, कम मिला है। एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन ओपन लेट और डिड नॉट ओपन एट ऑल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग रिजल्ट्स डिड नॉट वर्क, यानी जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस था वहाँ पे मशीन वशीन था, सब ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, और कई जगह पे तो ओपनिंग भी लेट हुआ, बूथ भी लेट खुला, और उसके बाद भी ये क्लेम करा कि जीत गया। पूरा मैनेज्ड, क्या करोगे, यही सब हो रहा है यहाँ पे। दूसरा सोमालिया का न्यूज़ है, देखो इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ना सोमालिया को बहुत सारा तुम्हारा आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड करता है। जानते हो वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ट है आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, हम भी बहुत खरीदते हैं। तो ये सोमालिया रीजन देखो क्या है, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है तो मैं बताता हूँ तुम लोग को। पहले ये समझो कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको 61 टन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता है। अब देखो इसका रीजन तुम्हारा इंडियन ओशन में है ना, ऊपर देखोगे तो गल्फ ऑफ एडन है, दिख रहा है तुम लोग को। इधर आ जाओ, आलोक आ जाओ, मैप का बात आए तो हाथ पैर थोड़ा सा, हाथ पैर का एक्सरसाइज, गल्फ ऑफ एडन सबको दिखा दो, सोमालिया का ऊपर दिखा दो जल्दी से, बल पे मंडप भी दिखा दो, बल पे मंडप वहीं पे है जो बीच में है ना, यमन का बीच में, हाँ ये दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे सबको दिखाओ इसको, ये वाला एरिया, हाँ यहाँ से बहुत ट्रेड गुजरता है स्टूडेंट, समझे, ट्रेड बहुत गुजर। स्विच कैनाल कहाँ है दिखाओ सबको, स्विच कैनाल, कल तो बोल तो रहा था स्विच कैनाल के बारे में तुम, हाँ वो स्विच कैनाल है, वो बनाया गया था। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो अमेरिका ने क्या किया, इसको 61 टन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किया सोमालिया को, ठीक है, वो सपोर्ट करना चाहता था कि अल शबाब भी एक टेररिस्ट ग्रुप ही है एक तरफ से, उससे लड़ने के लिए इतना सप्लाई किया गया है। अल शबाब वही जिहादिस्ट ग्रुप है जो कि अल कायदा के साथ तुम्हारा मैच है, अल कायदा के साथ एसोसिएटेड है। अल कायदा बहुत खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है वर्ल्ड का, ठीक है। मीनवाइल लोकल ट्राइब्स इन द सोमालिया आर फाइटिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ सोमालिलैंड। आप देखो ये नेक्स्ट पेज चले जाओ, ये तुमको दिख जाएगा सोमाली लैंड, देखो तो दिखा तुम लोग को, पडलैंड के उधर सोमाली लैंड दिख रहा होगा। अब इसमें सबसे बड़ा फाइट ये है कि सोमालिया क्लेम तो करता है कि मेरा लैंड है, बट वो सोमाली लैंड में ना कुछ रेबल फोर्सेस आ गए हैं। रेबल फोर्सेस समझते हो ना, जो नहीं चाहता है कि ये सोमालिया का ही रीजन हो, और वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट घोषित करना चाह रहा है, तो वहाँ पे कांस्टेंट फाइट देखा जा रहा है। और केवल यहीं पे बात नहीं है, हमने तिग्राई रीजन भी बताया था तुम लोग को, इथोपिया का, इफ आई एम करेक्ट। और ऐसे अफ्रीका में बहुत सारा जगह है जहाँ पे पूरा डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है रेबल ग्रुप सब, तो इसलिए सोमाली लैंड तुम्हारा न्यूज़ में है। देखो सोमाली लैंड के ऊपर जाओगे जिबौती दिखेगा, वही जिबौती जहाँ पे नेवल बेस है इंडिया और चाइना दोनों का है, और वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिबौती वाला जगह, क्योंकि वहाँ से ट्रेड रूट पास करता है और जाएगा यूरोप में जाएगा, क्योंकि यहाँ वास्को ड गामा जिस जगह से आया तो वो जगह बहुत लेट दूर हो जाएगा, और यहाँ से आसान पड़ता है। बात समझ गए ना। तो ये हो गया तुम्हारा गल्फ ऑफ एडन, दिख रहा होगा तुम लोग को। पंटलैंड, पंटलैंड न्यूज़ में कैसे आया था
टीडा, टीडा याद है लोकस्ट, टीडा उड़ के जाता था यहाँ से, इंडियन डायपोल वाला, कुछ तो याद आ रहा होगा ना, बिल्कुल। आगे बढ़ जाओ। IAEA क्या होता है इसका मतलब? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अब इसने क्या पाया कि ईरान तो बहुत ज़्यादा ही इनरिचमेंट कर रहा है। क्या होता है इनरिचमेंट का मतलब? कभी सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में चर्चा हुआ है इस क्लास में? यूरेनियम U-235 के बारे में बात हुआ है, 238 के बारे में बात हुआ है इस क्लास में। अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग जो नए हो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे यूरेनियम 238 को ना यदि 90% तुम इनरिच कर दिए और उसको यूरेनियम U-235 बना दिए, U-38 नेचुरली पाया जाता है। देखो यूरेनियम का अपना अपना अलग अलग आइसोटोप्स होता है, 3 तरह का आइसोटोप्स होता है यूरेनियम, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना हमको जाकर गूगल में, जो मुझे याद आ रहा है। तो यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो U-238 पाया जाता है, आइसोटोप है। अब यदि सेंट्रीफ्यूजेस का मतलब एक मशीन होता है, एक व्यवस्था होता है, वो मशीन से क्या किया जाता है? यूरेनियम को इनरिच किया जाता है। यदि यूरेनियम को 90% तुम इनरिच किया और U-235 बना दिए तो वो न्यूक्लियर वेपन्स में काम आएगा फिर। और यदि 5% और 10% तक ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट हुआ तो फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। अब देखो इसके पहले बहुत एग्रीमेंट हुआ था ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान में ये पाया गया है कि ये लोग तेजी से सेंट्रीफ्यूजेस का संख्या बढ़ा रहा है। सेंट्रीफ्यूजेस का संख्या बढ़ाने का मतलब क्या कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है और अंडरग्राउंड क्या कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर को बहुत क्रिएट कर रहा है। जब मिडल ईस्ट में ये हरकत होगा तो पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स का हित वहाँ पे छुपा हुआ है, यूरोप का हित वहाँ पे छुपा हुआ है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए न्यूज़ में आया है। देखो तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने पाया कि यूरेनियम इनरिच 84% हो चुका है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वाडो में, वाडो जगह का नाम है, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, वहाँ पे 84% इनरिचमेंट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो कुछ ही दिन में ये पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर देगा, इसलिए खतरे में आ गया। देखो वहाँ पे, और इसके लिए ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था, तुम लोग को पता होना चाहिए। बैरक ओबामा आया था करने के लिए, फिर बुर्बक ट्रंप ने इस चीज़ को फिर स्किप कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे, जब भागो इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो। FATF में ब्लैक लिस्ट में है ना ईरान, NCCT वाला जो बताए थे पिछले क्लास में, NCT वाला। तो ईरान क्लेम दैट अनइंटेंडेड फ्लक्चुएशन इन द इनरिचमेंट लेवल मे बी टू बी ब्लेम, हाउएवर अ सीनियर US ऑफिसर सेड दैट टाइम ईरान वुड नीड टू मेक वन बम विथ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम हैड गॉन डाउन फ्रॉम, यानी कि पहले ईरान को एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन बनाने में, एक बम बनाने में 12 मंथ लगता था, अब वो 12 दिन के अंदर ही कर पाएगा ये चीज़, यानी कि 12 दिन के अंदर ही बना पाएगा। इसका कारण क्या है? 84% इनरिचमेंट हो गया और सेंट्रीफ्यूजेस बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे। तो अब ये आ गया, तो इसका मतलब ये संकेत क्या है? ये संकेत ये है कि ईरान अपने पावर को बढ़ाना चाहता है। और जानते हो कि ईरान को हर समय कीड़ा करता है इजराइल। अभी देख रहे हो ना, इजराइल और ईरान के बीच में जो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, चल रहा है ना पैरेलल युद्ध अभी। अरे 5-10 दिन पहले ही वहाँ पे जाकर फोड़ दिया था इजराइल ने। इजराइल तो है छोटा सा कंट्री, और कंट्री है भी नहीं, मगर वो सबको घाव देता है। फिर सऊदी अरब से जीत गया बैक टू बैक, सऊदी अरब से। अब बताओ तो इंडिया या इजराइल का फाइट होगा तो कौन जीतेगा? बताओ तो। आराम से उड़ा देगा इंडिया को इजराइल, आराम से, श्योर है। अब कंट्री तुमको मैप में दिखेगा भी नहीं ठीक से। तो सोचो कैसा देश है। हम जापान को क्रेडिट देते, जापान डिजर्व भी करता है, मगर हमको तो क्रेडिट इजराइल को भी देना चाहिए। नाको दम करके रखा है गाजा स्ट्रेट में, फलस्तीन को चलने नहीं देता है वहाँ पे। अब फलस्तीन का इशू अभी तक भी मंडरा गया, वो तो खत्म ही हो गया। अब तो कोई नहीं लड़ने वाला है 2 स्टेट पॉलिसी वाला चीज़। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ो। बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो अब यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी है ना, सेंसेक्स है, निफ्टी है हमारा जो स्टॉक मार्केट है। तो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी 3 स्टॉक मार्केट है, उसका नाम देख लो, SP 500, नास्डैक कंपोजिट सेकंड एंड डाउ जोन्स। ये 3 वहाँ पे क्या है तुम्हारा? सेंसेक्स कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट है, नाम है। सबका स्थिति खस्ता है, देखो सब गिर गया है, ठीक है। 2.6 यानी कि तीनों जो सेंसेस है उसका बुरा स्थिति है। तो इस हिसाब से देखो तो इंडिया बेस्ट है अभी, हमारा सेंसेस और निफ्टी दोनों ही अच्छा काम करता है। और हमने देखा है, इससे पहले भी हमने कंपेयर किया है चाइना से, चाइना का भी स्थिति खराब ही है।
ठीक है, तो ये न्यूज़ इसलिए दिया गया है ताकि तुम लोगों को पता चल पाए कि यूनाइटेड स्टेट्स में मेन स्टॉक मार्केट का नाम क्या क्या है। तो SP 500 याद कर लो। अब ये गिरा है कुछ दिन में फिर उठ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो गिरा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। नास्डैक कंपोजिट सेकंड एंड थर्ड वन इज योर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, ये तीनों का नाम है। 60 देखो समोसा कौकास, क्या होता है समोसा कौकास? देखो हमारे इंडियन ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में जो तौर तरीका है क्या है, वहाँ एक सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे हमारे इंडियंस भी होंगे ना, जो इंडियंस ओरिजिन होंगे, इन्हीं लोगों को कहा जाता है समोसा कौकास। समोसा इंडियन को रिफ्लेक्ट करने के लिए रखा गया है। तो देखो यही है कि इनफॉर्मल ग्रुपिंग है इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स का, जो कि ये था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो या फिर सीनेट का हो, समझ गए ना। कोई पूछेगा कि समोसा कौकास क्या है, तो ये मत बोलना कि समोसा कौकास नहीं होगा, समोसा चटनी होगा, ऐसा मत बोलना। तो तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा भाई लोग जो बैठा हुआ है लॉ बना रहा है वही लोग हैं, समझ गए ना। ये जो टर्म जो कोइन किया था उस समय का कृष्णा मूर्ति ने किया था, ठीक है, कृष्णा मूर्ति, टू गिव क्रेडेंस टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ, जिस हिसाब से देसी लॉ मेकर यानी कि भारत के लोग जो जिस हिसाब से बढ़ रहे थे, और लॉ भी बढ़ रहा है ना, देखो संख्या बढ़ जाता है तो पावर बढ़ता है। अब मान लो कि हमारे इंडियंस लोग सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में संख्या बढ़ जाएगा तो इंडिया के लिए तो बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहेगा पंडाल पूरी तरीके से सजा रहेगा, मोदी मोदी बोलेगा ना सब फिर बैठ के वहाँ पे, और मोदी जी इस चीज़ को बहुत अच्छा चैनलाइज भी करते हैं। देखो अब सोचने वाली बात है, मोदी जी कितने अच्छे से फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं स्टूडेंट, ये तो सीखने वाली बात है। देखते हो कभी नहीं देखे उसको गला मिलेंगे डायरेक्ट, और प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। प्रोटोकॉल में कहीं ऐसा नहीं है कि गला मिलना चाहिए, वो इनफॉर्मल तरीके से चलते हैं, और इनफॉर्मल तरीके से चल के ना वो फॉर्मल वाले से भी ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। विकास सर जो है दृष्टि वाले, उनका भी ढेर सारा तुमको रील मिल जाएगा यूट्यूब पे, और देखना गजब प्रेस करते हैं। एंड ही डिजर्व्स, मोदी जी डिजर्व्स, बहुत अच्छा फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। और उसमें यदि राम जी का दूत यदि हनुमान हो यानी कि जयशंकर हो तो फिर मज़ा है। वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी बोलता है, मन करता है घंटों घंटों सुनते रहे। नहीं तुम्हारा बाबू जो स्पेशली किस लिए जैसे स्टूडेंट जो चाहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन से हम वो तैयार करें, क्या ऑप्शनल, तो तुम लोग के लिए तो सबसे बड़ा टीचर तो जयशंकर साहब ही होंगे, हो जाएंगे। कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि आंसर तो बड़ा प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है फिर ऑप्शनल सब में। तो अभी से ही आदत लगा लो जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुनने का। जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुनोगे ना तो बहुत हेल्प होगा पॉलिटिकल साइंस को समझने में भी, बता दे रहे हैं। और मोदी जी जब जाते हैं बाहर विदेश में तो उनका हरकत भी देखना उस समय, उससे भी बहुत क्लियरिटी मिलेगा तुम्हारा सब्जेक्ट्स में। आगे देखो स्टूडेंट 64, टॉक्सिक फ्यूम्स एज फायर एट ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट इज कोची रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। अब देखो ये समस्या ना, ये समस्या केवल केरल का ही नहीं है, ये समस्या बहुत जगह का है। अब होता क्या है कि जो हमारा वेस्ट प्लांट में ना, वेस्ट प्लांट समझ रहे हो ना, जहाँ पे सबको जलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आग लग गया। अब ये आग लगने का रीज़न क्या है कि मीथेन, यहाँ पे मीथेन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि आग पकड़ता है तो बहुत बड़ा हो जाता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक न्यूज़ कोची का है क्योंकि वहाँ पे प्लांट सब है, प्लांट मतलब इंडस्ट्रीज सब है, और इंडस्ट्री से जो डंप निकलता है वो डंप में होता है मीथेन, और मीथेन जब आग पकड़ता है तो फिर बंद होने वाला नहीं है। बात समझ गए? तो इसलिए टॉक्सिक फ्यूम्स हुआ था, उसी का न्यूज़ में आया, हाल फिलहाल ही हुआ है। अब देखो ये वाला रुसिकुलिया कोस्ट है। रुसिकुलिया कोस्ट कहाँ का है बताओ जरा? उड़ीसा का, गहिरमाथा बीच उड़ीसा। देखो दुनिया में ना सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग ओलिव रिलेटेड का होता है, तो यही दो जगह है, रुसिकुलिया कोस्ट और गहिरमाथा बीच, दोनों उड़ीसा में है, कोस्टल एरियाज में है, समझ गए ना। और जो मास नेस्टिंग समझते हो, मास नेस्टिंग का मतलब है कि बहुत सारे जो टटल्स है, इस तरह के टटल्स, वो आते हैं और बच्चे को बर्थ करते हैं, बर्थ देते हैं, बच्चे को बर्थ देते हैं और एक साथ दे रहे होते हैं, और संख्या इतना ज़्यादा होता है कि रिकॉर्ड है इसका, वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कहीं और नहीं होता है। और इस प्रोसेस को अरीबाड़ा भी कहा जाता है, अरीबाड़ा। और मैं तुम्हें बता दूं ये न्यूज़ बहुत पहले का न्यूज़ है, इसमें बहुत अच्छे से डाला है। देखो ना कितना है, 6.37 लाख ओलिव रेडेड टर्टल्स हैव अराइव्ड फॉर मास नेस्टिंग। इतना लाख आया है, अब नेस्टिंग होगा यानी कि बर्थ देगा।
समझ रहे हो ना, 6.5 लाख है, अनइमेजिनेबल नंबर है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अंतर पड़ रहा है इन लोग को। अब देखो जैसे कि इंसान में क्या है कि इंसान में ना डॉटर और सन होना डिपेंड करता है किस तरह का क्रोमोसोम फ्यूज हुआ है। XY है तो बॉय होगा, XX है तो तुम्हारा फीमेल होगा। सही बात है ना, ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं। बट टर्टल्स में ऐसा नहीं है। टर्टल्स में पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। जब एग को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो फिर डॉटर होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और टेम्परेचर कम मिलेगा तो फिर तुम्हारा सन होने का, बॉय होने का चांस ज़्यादा रहेगा, मेल पार्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और टेम्परेचर के वजह से चेंज हो रहा है सभी चीज़, तो फीमेल होने का संख्या ज़्यादा रहता है अरी बड़ा में। हाँ, समझ गए ना, और ये पुराना चीज़ को मैंने कनेक्ट किया है और कुछ नहीं। आगे देखो, टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब देखो क्या अभी क्या निकल के आया है बताओ तो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो जजमेंट हुआ था ये बता चुका हूँ तुम लोग को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या आया था बताओ जरा। हाँ, तो उसमें आप 3 मेंबर रहेंगे, पीएम, ऑपोजिशन लीडर, बहुत अच्छा, और चीफ जस्टिस। बस चलो फर्स्ट निकल के आया, और दूसरा बताओ। 3 चीज़ निकल के आया है इफ़ यू रिमेंबर क्लोजली। और चलो सेकंड किस लिए बताओगे, एंड देन तुम बताना। अब बताओ ना, एक चीज़ बता दिया, सेकंड क्या होगा बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। तो 2 आर्टिकल को याद कर लो, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 और आर्टिकल 324 क्लॉज 5। 2 के हिसाब से क्या है कि प्रेसिडेंट तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते रहेंगे तब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना ले। ये हमारा ओरिजिनल संविधान में लिखा गया है। तो इसमें इंटरफेयर किए हैं, बोले कोई बात नहीं है, अभी तो यही करिए, फिलहाल करिए, कमेटी बनाइए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, अपोजिशन पार्टी का मेंबर हो, एंड आप करिए। सही बात है ना। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 5, उसमें क्या बोला है कि जो टेन्योर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उसके बराबर भी इलेक्शन कमिश्नर कर दीजिए, क्योंकि 2 इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट है। याद आ रहा है ना उस दिन का, उस पढ़ाए थे क्लास में ही पढ़ाए हैं। और तीसरा बोला गया कि एक परमानेंट आप कमीशन बनाइए, यानी कि परमानेंट सेक्रेटरीट बनाइए, आज जिसके आधार पे जो भी पैसा जो खर्च होगा वो कॉन्सुलेट फंड ऑफ यूज़ करिए, क्योंकि यदि कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से यूज़ होगा तो बेटर रिजल्ट आ पाएगा, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है तो दिक्कत हो सकता है। सही बात है ना, 3 चीज़ निकल के आया था। और इसमें हम जुडिशियल ओवररीच नहीं है, ये उस दिन तर्क दिए थे तुम लोग को, जुडिशियल ओवररीच नहीं हो सकता है, ये खत्म हो गया, यही मामला था। सिकल सेल एनीमिया क्या समझते हो, मैंने कितना क्लास में बताया, उसी दिन बताया है ना। सिकल सेल एनीमिया क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब तुमको याद करना, सिकल सेल एनीमिया तक पहुंचने का रास्ता है हेमोग्लोबिन। याद करो, हेमोग्लोबिन का 4 हिस्सा, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा में प्रॉब्लम होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। सही बात है ना, 2 बीटा यूनिट्स होता है। यदि एक में डिफेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों में डिफेक्ट होने से ये फिर दिक्कत हो जाता है। और अभी हम देखेंगे ट्रैवल ग्रुप में ज़्यादा पाया जा रहा है, ये है ना, ट्रैवल ग्रुप में ज़्यादा पाया जा रहा है। बट कल हम इसका फिर से हम फाइंडिंग्स देख रहे थे, तो व्हाट आई फाउंड कि केरल में जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, ऐसे लोग कम से कम 55-60 साल तक भी जी रहे हैं। बट वही चीज़ यदि सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है तो वो लोग 35 से 40 साल तक ही जी पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस, समझ गए ना। अब हो सकता है इसका रीज़न है कि केरल का इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है कि बेटर है वो। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल से जिस हिसाब से मूव होना चाहिए हेमोग्लोबिन को, वो मूव नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल मतलब क्या कि वो स्ट्रक्चर ही बदल देता है, सी स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके लिए दवाई का कुछ प्रावधान था ना, एक दवाई का क्या किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हो, हाइड्रोक्सीपोरी करके समथिंग था ना, हाइड्रोक्सी यूरिया समथिंग, हाँ हाइड्रोक्सी यूरिया होगा, वो खिलाओ, बट उसका एबिलिटी बहुत कम है, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या था, प्लाज्मा थेरेपी, सॉरी क्या था, बोन मैरो थेरेपी, बोन मैरो का वो कर दो आप। तीसरा क्या था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था बताओ तो, कि इन्फेक्टेड ब्लड नहीं होना चाहिए। सही बात है ना। देखो वो एडिटोरियल्स हो गया एक तरह से, तो यही तुम्हारा माइंड को चेक करता है कि तुमने जो पढ़ा है तुमको कितना आ रहा है, जो कि अभी नहीं आएगा। देखो, वाई इंडियन करेंसी इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू सेवरल अदर सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी तो बता चुके हैं क्लास में। हार्ड करेंसी का मतलब क्या है कि जो मेन बास्केट ऑफ करेंसी है, दैट्स कॉल्ड हार्ड करेंसी। इंडियन करेंसी सॉफ्ट करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी इसलिए है कि मान्यता उतना ज़्यादा नहीं है बाहर, ठीक है। हार्ड करेंसी के नाम पे आर्ट ही करेंसी है जो हार्ड करेंसी है।
हाँ 5 होगा, सॉरी 5, क्योंकि जितने भी बास्केट में आते हैं वो सब हार्ड करेंसी है, जैसे पौंड हो गया, ये सब हो गया, यान भी हो गया, चाइना का रेनमिनबी भी हो गया। अब यहाँ पे समझो उसके बावजूद भी इंडियन करेंसी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दूसरा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट करेंसी है। इसका रीज़न ये है, एक तो बूस्ट फैक्टर, इंडिया को सभी लोग बहुत हाई स्टेचर में देखते हैं क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत अच्छा संभाला है अपने इकोनॉमिक्स को, तो एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न है कि हमारा भाई लोग बहुत पैसा भेजता है, 100 बिलियन भेजा कि नहीं भेजा फॉरेन रिमिटेंसेस के रूप में। और तीसरा सबसे प्रमुख रीज़न है ये 2 मंथ में कि अभी हमारा कम से कम 26% जो हम क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं वो रसिया से मंगवा रहे हैं, और रसिया जो मंगवा रहे हैं वो रुपये में देकर मंगवा रहे हैं। बात समझो, जब रुपये में देकर मंगवा रहे हैं तो कितना पैसा बच रहा है, डॉलर जो बच रहा है, तो डॉलर तुम्हारा बढ़िया से वो देख लेगा उस चीज़ को। बात समझ गए ना। और हमारा NRI अकाउंट सब, और बाहर से FDI भी आता है, FPI भी आता है, तो ये सब प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से हमारा करेंसी स्टेबल है सॉफ्ट होने के बाद भी। बाकी दूसरा करेंसी देखोगे तो कितना 20%, 25%, 30%, 100% का फ्लक्चुएशन है। करेगा वो भी तो सामान वो करेगा, हाँ उसको पास ज़्यादा सरप्लस, हाँ वो सरप्लस है, वो देखेंगे। फिर हम लाइक माइंडेड कंट्री बनाएंगे अपना, फिर वहाँ पे रुपये खर्च होगा। हाँ तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, अच्छा कोशिश जा रहा है हमारा, और ये यदि कोशिश रहा है तो हमारा करेंसी भी इंटरनेशनलाइज हो जाएगा जैसे तुम्हारा चाइना कर रहा है। आगे देखो, क्या समझते हो यदि रसिया सस्पेंड कर देगा न्यू स्टार्ट ट्रीटी, बताए थे उस दिन क्या होगा? एक लास्ट यही ट्रीटी बचा है। अब देखो इस ट्रीटी में क्या था, इस ट्रीटी को समझने के लिए हम लोगों ने याद करो कि क्या एडिटोरियल में बात किए थे कि 8000 इसके पास भी न्यूक्लियर वार हेड्स है और इसके पास भी 8000 न्यूक्लियर वार हेड्स है। न्यूक्लियर वार हेड्स का मतलब क्या होता है कि बम में जो आएगा, जो लगता है ना, आएगा जो चीज़ लगता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर वार हेड, उसी को वार हेड कहते हैं। अरे बाबू तोप के आगे लगता है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर वार हेड, या फिर सिंपल वार हेड, वो न्यूक्लियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लगभग 8000 इसके पास है, 8000 इसके पास है, दोनों तो कंट्री बहुत विशाल है ये न्यूक्लियर वेपन सब में। दोनों कंट्री का मतलब क्या है, USA और हम रसिया का बात कर रहे हैं। अब इस ट्रीटी में ये बोला गया था कि कम करके आप 1300 कर लो, 8000 है तो 1300 रखो, 1300 रखो, याद है ना। और भी 700 800 डिफरेंट टाइप्स का वेपन्स, हाँ याद है ना सभी चीज़ को, उसको याद करो, लूजली याद करो, हाँ देख सकते हो और इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, आगे चेक भी कर सकते हो। बट रसिया जो सस्पेंड किया, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट ये एक मैसेज है जो रसिया देना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि भाई कितना सपोर्ट करेगा तुम यूक्रेन को। बट ये लास्ट है ट्रीटी रसिया और US के बीच में, और ये सस्पेंड हुआ, यदि कॉल ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए, तो हो सकता है फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अभी लिटरली रसिया जो सस्पेंड किया उसको कोई ज़्यादा असर नहीं है। आगे देखो, अब आते हैं डे टू डे करंट अफेयर्स पे। देखो स्टूडेंट, आजकल ना वेट लॉस वाला ड्रग्स ना बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि सबका तोन निकल गया है मेरे तरफ, मोटा हो रहा है आदमी। क्यों? हाँ ओबेसिटी हो रहा है। तुम्हारा भाग अच्छा है बाबू, तोन नहीं निकला है। एक टाइम में तुम्हारे जैसा ही हुआ करते थे हम भी। एक साल पहले तोन कुछ था ही नहीं, तोन का कॉन्सेप्ट, ये सिविल सर्विस पढ़ा तोन निकाल लिया हम भी, अब मोटा गए। मेरा पहले का देखो ना वीडियो सब, तो अब हमको भी दवाई खाना पड़ेगा ये वाला। देखो ये GLP-1 है, ये दवाई का नाम है। अब इसका रीज़न यही कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग सब वही खा रहे हैं, सो रहे हैं, उस टाइप का हो रहा है। तो बात समझो कि नए क्लास ऑफ ड्रग्स जिसका नाम है ग्लाइकोन लाइक पेटिड 1 GLP-1, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है वर्ल्ड में ये, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। और फाइंडिंग्स में क्या पाया गया है कि 15% तक तुम्हारा वेट लॉस हो सकता है ये खाने से, तो बहुत बड़ी बात है। जो तुम्हारा सेमाग्लिटाइड डेवलप्ड बाय, यानी कि जो दवाई है वो नोवोनोर्डिस्क ने, यानी कि डेनिश फार्मास्यूटिकल फार्म है डेनिश का, यानी कि डेनमार्क का ये, उसने ये बनाया, ठीक है। और जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ वहाँ से पता चला कि 15% तक आपका वेट लॉस हो सकता है, समझे, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम, और इसका दवाई का नाम क्या है तुम्हारा वेगे भी यूनाइटेड स्टेट्स में इस नाम से बिक रहा है, डेनमार्क में बिक रहा है, और नॉर्वे में भी बिक रहा है ये चीज़, और दूसरे कंट्री में भी बहुत तेज़ी से बिक रहा है। ओजेम्बिक यानी कि लोअर डोज वर्जन है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये भी यूज़ किया जाता है वेट लॉस के लिए। बट GLP-1 जो ड्रग्स है ये आने वाले समय में ना तूफान मचा देगा। इसका रीज़न वही है
कि आदमी मोटा हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ एग्जांपल दिया गया कि 2020 में 2/5 समझता है, 2/5 में 2/5 करो, है ना, तो यानी कि लगभग 40%, लगभग 40%, 40 से 45% आदमी जो ओवरवेट हो जाएगा और अब्यूज हो जाएगा। और 2050 तक तो और स्थिति हाफ हो जाएगा, यानी 50 आदमी तो निकाल के बैठा रहेगा। लगभग 4 बिलियन पीपल ना ओवरवेट हो जाएंगे और ओबिस्ट हो जाएंगे। 4 बिलियन पीपल, 4 बिलियन समझता है 4 बिलियन का मतलब क्या होता है? 400 करोड़, वही। ठीक है, ठीक। अब इस पर तो बात कर मारेंगे, अभी ये सब चीज़ पे चर्चा नहीं होना चाहिए। ये बच्चा वाला बात हो गया हो तो फिर ये नहीं समझ रहा है 400 आदमी का ये स्थिति है, तुम यहाँ पे 4 अरब बोल रहा है, चुप मत बोलो यार। यानी कि 400 करोड़ आदमी तो निकाल के घूम रहा है। ये स्थिति 2035 तक हो जाएगा, जिसमें तुम लोग भी रहोगे और हमारा तो और हालत बुरा हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये न्यूज़ सीखने वाला चीज़ है कि रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। वो नहीं हो पाता, वो अलग बात है, मैं होना चाहिए। समझ गए ना? तो कोई पूछेगा तुम लोग से कि GLP-1 ड्रग्स रिसेंट न्यूज़ में रहा था, वो क्या चीज़ कॉन्टेक्स्ट में रहा था? हाँ, वेट लॉस के लिए, तुरंत बोल दोगे तुम लोग, ठीक है ना। देखो नागालैंड, बाबू नागालैंड दूसरा ही दुनिया का ये कंट्री, ये स्टेट है। नागालैंड में पहली बार 2 महिला MLA चुन के आई है। हाँ, राज्यसभा में तो एक मेंबर को नॉमिनेट कर दिया बीजेपी ने, वो अलग बात है, पर पहली बार ऐसा हुआ। बोलो कि ऐसा क्या बात है फिर? क्योंकि वहाँ का जो कस्टमरी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो बढ़ने नहीं देता महिला को। हर समय हम गरियाते रहते हैं बिहार को, यूपी को, मैं वहाँ पे खुद कस्टमरी जो कस्टम सब है, वो कस्टम सब खुद लड़की को प्रमोट नहीं करता उतना। मैं फाइनली 2 हमारी बेटी चुन के आई है नागालैंड के MLA के रूप में, तो अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। देखो वही बोला गया है यहाँ पे कि हेकानी जगलू NDDP का, ठीक है, उसने हिस्ट्री रचा है, पहला महिला है जो कि बनी है। और ये 60 साल बाद हुआ है सर, जब से तुम्हारा नागालैंड असेंबली बना है, नागालैंड असेंबली बना हुआ 60 साल हुआ है, पहली बार आई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताया गया है कि देखो ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये वहाँ चुन के आई है। देखो इसको बहुत अच्छा वोट्स मिला है, लगभग 1500 वोट मिला है, ठीक है। और जो सेकेंड महिला हैं सलहो टूनाऊ क्रूज, ये सेकेंड है। इन्होंने, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो कि जीत के आई है अनगामी सीट से। तो 2 अलग, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस तुमको यही याद रखना है कि नागालैंड में ऐसा क्या इशू है कि जिसके वजह से MLA नहीं बन पाती है गर्ल्स लोग। तो उसका एक सबसे बड़ा कस्टम्स है वहाँ का जो तौर तरीका। और दूसरी बात ये है कि रिसेंट टाइम में ना यहाँ पे बोला गया था कि म्यूनिसिपैलिटी चुनाव करो, ठीक है, तो वो चुनाव भी नहीं करवाया। इसलिए चुनाव नहीं करवाया, बोला कि कस्टम्स के अगेंस्ट है, नहीं चुनाव करवाएंगे। अब महिला सब गई भी नहीं लड़ने के लिए। हाँ, क्रिश्चियन, पूरा 90% क्रिश्चियन है। अरे तो क्रिश्चियन धर्म होता है बाबू, कस्टम अलग होता है। क्रिश्चियन धर्म है तो क्या हुआ, धर्म अलग चीज़ होता है, कस्टम अलग चीज़ होता है। आप समझे? कस्टम झगड़ा हुआ है, महिला लोग आगे निकलने नहीं देती है। हाँ, बट फिर एथलीट लोग बहुत निकलते हैं आगे। नागालैंड से एथलीट निकलेंगे अच्छा खासा, मणिपुर से एथलीट एक से एक निकलेगा। हाँ, जानते हो। अच्छा ये देख लो, आफ्टर नैनो यूरिया, देखो नैनो यूरिया तो आएगा तो इफ़को जरूर याद आ जाएगा तुमको। और वो जो डैशिंग पर्सनालिटी वाले जो साइंटिस्ट थे, राम नीलास नाम उनका था, उनको भी क्रेडिट जाता है कि चलो नैनो यूरिया के बाद अब समय है नैनो डैप का। नैनो डैप मतलब इफ्स फर्टिलाइजर है। देखो हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फर्टिलाइजर के लिए सरकार को बहुत पेमेंट करना पड़ता है, लगभग 2 लाख करोड़ का सालाना फर्टिलाइजर सब्सिडी में ही चला जाता है सरकार का। सब्सिडी पूछता है तुम लोग, जो PDS खाते हैं वो भी सब्सिडी का हिस्सा है। तुमको 2 रुपया में मिल गया इतना 20-25 रुपये वाला चीज़। हाँ, PM BJP वाला। अब यहाँ पे देखो तो सेंटर ने अलाउ किया कि इफ़को दो इंस्टीट्यूशन को चुना है, इफ़को को और कोरोमंडल इंटरनेशनल को, कि आप नैनो डैप 3 ईयर्स में बना दो, ठीक है, आप ये सब बना दो। ये इसलिए स्टूडेंट कर रहे हैं कि देखो इसके पीछे आधार है। नैनो यूरिया तो बहुत फायदा होगा नैनो यूरिया का, पिछले बार 8-12 में बताए तो होप सो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़े यहाँ पे। नैनो यूरिया क्या था बताओ, ठीक है बताओ तो क्या है, तुम बताओ तो किसलिए क्या है, व्हाट इज नैनो यूरिया? हाँ, वेरी नाइस। तो क्या फ़ायदा होता है इसका? एफिशिएंसी बढ़ता है।
ऐसे तुम देखो ऐसे तुम यूरिया दोगे तो 30 to 35% ही ऑब्जॉर्व कर पाता है प्लांट, और ये दोगे तो इसका जो एफिशिएंसी 80 to 85% तक है। तो ज़्यादा तुम्हारा न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होगा नीचे, लीचिंग नहीं होगा ज़्यादा, यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, ना ही एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे हम लोग। ये नैनो यूरिया का कहानी था, ठीक है, हम जानते हैं। अब देखो डीएपी को भी इतना बढ़ाने के पीछे रीजन है, क्योंकि डीएपी देखो, डीएपी लगभग 60% बाहर से इंपोर्ट करवाया जाता है। भारत में डीएपी का जो कितना खपत है, लगभग खपत देख लेना तुम लोग, एक बार तुम लोग को बताए थे ना लक्ष्य फर्टिलाइजर का पूरा दिए थे ना आंकड़ा, ठीक है। तो लगभग 60% डीएपी ये भी फर्टिलाइजर है, खाद्य है, 60% बाहर से लाया जाता है। डीएपी एक खाद्य है, 60% लाया जाता है, भारत में 40% ही उत्पाद होता है, नंबर 1। और सबसे ज़्यादा अभी भी अब फर्टिलाइजर में यदि सब्सिडी जाता है तो यूरिया को ही जाता है, तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना। यहाँ पे देखो नैनो डीएपी अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारा 2023 खरीफ सीजन से, और देखो 600 रुपये लगेगा तुम्हारा ½ लीटर बॉटल का, ठीक है। वो लगभग देखो ½ बॉटल लीटर का मतलब होता है कि 50 kg बैग ऑफ डीएपी है, जो कि तुम्हारा 3500 रुपये में मिलता है, ठीक है। इतना सरकार 3500 अलग सब्सिडी देती है, वो आराम से 600 में ही तुम्हारा मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लिक्विड वाला जो यूरिया है, नैनो यूरिया है, वो ज़्यादा फायदेमंद है, वो कम में ही तुम्हारा इतना कुछ हो जा रहा है। और सरकार का देखो 50 kg बैग ऑफ डीएपी में सरकार का देखो 3500 सब्सिडी जाता है। तो अब सरकार क्या करेगी, जब नैनो डीएपी को प्रमोट करेगी तो सब्सिडी खत्म कर देगी। सरकार के लिए जो पैसा बचेगा वो पैसा बचेगा, सरकार दूसरी जगह पर यूज़ करेगा। तो ये पॉजिटिव खबर है इंडियंस के लिए, नंबर 1। दूसरा देखो कि डीएपी का सेल भी बढ़ा है, वही बोल रहा है कि देखो लगभग 16% बढ़ा है पहले कंपैरिजन में, और अभी 97 टन्स बेचे जा रहे हैं अप्रैल और जनवरी में, इस फिस्कल में हुआ। दिस रिजल्ट इन 50% जंप, और जब इतना बढ़ा तो यानी कि हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ज़्यादा हम इंपोर्ट करवाते हैं, 60% हम इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से। तो इतना जब सेल बढ़ा है तो ऑलरेडी तुम्हारा इंपोर्ट तो बढ़ेगा, तो वही बात है 50% जंप हुआ इंपोर्ट में, समझ गए। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मात्र उसका ग्रोथ 4% ही हुआ है। अब 4% ग्रोथ हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, और बाहर से आ रहा है 50% जंप हुआ है, तो देखो लूजर है कि हम विनर है? हम तो लूजर हो गए। जितना बाहर से मंगवाओगे फर्टिलाइजर उतना पैसा देना पड़ेगा ना डॉलर में, उतना सब्सिडी देना पड़ेगा सरकार को, तो सरकार नुकसान हो जाएगा सरकार को। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि अब वो नैनो डीएपी पे भी काम करेगी। एक तो नैनो यूरिया पे काम कर रही है सरकार, एट द सेम टाइम नैनो डीएपी पे भी काम करेगी सरकार। देखो मोर ऑन द फर्टिलाइजर सब्सिडी, यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि लगभग 2 लाख करोड़ का सब्सिडी दिया जा रहा है, सैंक्शन है। और उसमें से देखो 31% तुम्हारा जो है वो तो तुम्हारा केवल 31% तुम्हारा जा रहा है फास्फोरस और पोटास फर्टिलाइजर का, और उसमें से लगभग 70 to 80% जो खर्चा है यानी कि 1.4 लाख करोड़ वो केवल तुम्हारा किसके लिए जा रहा है? यूरिया के लिए जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी फर्टिलाइजर बहुत टाइप के होते हैं, यूरिया होते हैं, डीएपी होता है, और भी टाइप का होता है। यूरिया में केवल 1.42 लाख करोड़ जा रहा है, 2 लाख करोड़ पूरा फर्टिलाइजर के लिए, बट यूरिया वाला फर्टिलाइजर के लिए 1.42। अब बाकी के लिए बताया गया है, बाकी के लिए 31% जो तुम्हारा जा रहा है उसको फास्फोरस और पोटास के लिए जा रहा है। अब देखो और भी है, पी टाइप का यूरिया होता है, के टाइप का यूरिया होता है, उसके लिए तुम्हारा उसके लिए उतना सब्सिडी नहीं मिलता है जितना तुम्हारा इसके लिए सब्सिडी दिया जाता है। यानी कि यूरिया पे सब जरा यूरिया पे सब जरा सब्सिडी मिलता है, बट के टाइप का जो है, पी टाइप का है, उसके ऊपर उतना नहीं मिलता है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम कोशिश करें कि भारत में ही फर्टिलाइजर जितना उत्पाद करेंगे उतना फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और सरकार को भी बेनिफिट रहेगा। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़ो। 6 डिजिट HUID इज मैंडेटरी। अब देखो ये सब हॉलमार्क है, जानते हो कि इससे पहले 4 डिजिट चल रहा था, 4 डिजिट चल रहा था गोल्ड में। अब गोल्ड प्योर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए 4 डिजिट का होता है। अब अप्रैल 1 तारीख 2023 से 6 डिजिट वाला हॉलमार्क होगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये न्यूज़ में है, चल रहा है। अब जितने भी ज्वेलर्स है उसको मानना पड़ेगा, ये चीज़ कंपलसरी है। अभी तक तो 4 डिजिट। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी भी जेवर तुम लोग जाओगे लेने के लिए दुकानदार, तो उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन भी दिखाया जाएगा कि कहाँ से वो प्रोडक्शन हुआ। इससे क्या कोई भी डिफेक्ट होगा तो डायरेक्ट तुम उसको घेर लोगे जाके कि जहाँ से वो बना है, जहाँ से वो गोल्ड सप्लाई हुआ है। अब देखो, क्योंकि जानते हो कि जेवर भी ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत धांधलीबाजी होता है ना धांधलीबाजी। और जानते हो कि
24 कैरेट का 22 कैरेट का 22 कैरेट का है तो 22/24 × 100 कर दो, प्योरिटी पता चल जाएगा तुमको कितना प्योर है। सोना कैसे प्योर देखोगे, यदि मान लो 22 कैरेट का है तो देखो तो मल्टीप्लाई करके देखो तो 22/24 करो × 100 करो, कितना होता है देखो तो, जल्दी करो। 91%। तो 91% का प्योरिटी कौन सा गोल्ड का होगा, 22 कैरेट का होगा, ठीक है। इसलिए और उसमें 2% कार्बन से मिलाया जाएगा ताकि स्ट्रेंथ उसका बना है, ठीक है। अभी तक ये नॉर्मल हम लोग जानते नहीं इस चीज़ को। देखो वही बोला गया है कि हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स तुम्हारा जो भी 6 डिजिट का नहीं है उसको परमिशन नहीं मिलेगा बेचने का, और अप्रैल 1 तारीख के बाद 6 डिजिट वाला चीज़ पे आना ही होगा। अभी 4 डिजिट का चल रहा है, तो ये अच्छा है और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होगा इससे, क्योंकि कंज्यूमर कोई भी गोल्ड खरीद लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है। अब प्योरिटी चेक होना चाहिए, जैसे अभी तुम चेक कर रहे हो 91% है, तो HUID होगा तो प्योरिटी चेक हो जाएगा। देखो वहाँ बताया गया कि सरकार के हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीजन सरकार इसलिए ले रही है ताकि कंज्यूमर सेफगार्ड हो, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले और कॉन्फिडेंस आए तुम्हारा हमारे गोल्ड ज्वेलरी वाला चीज़ में भी, और एसेसिबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी हो कि कहाँ से गोल्ड प्रोडक्शन हो रहा है, क्वालिटी क्या है, वो एक ही बार में पता चल जाएगा तुम्हारा 6 डिजिट में। अब देखो 6 डिजिट के साथ तुम्हारा ओल्ड ज्वेलरी चला था 4 मार्क वाला, ठीक है, वो भी अभी बेचे जा रहे हैं, बट 1 अप्रैल से सबके ऊपर लागू हो जाएगा 6 डिजिट वाला चीज़, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो कि सरकार अलाउ कर देती है कि 4 डिजिट वाला भी ले लो तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए सरकार बोल रही है कि नो, अभी तक जितना किया करो 31 मार्च तक तुम कर सकते हो, बट 1 अप्रैल के बाद सभी 6 डिजिट पे स्विच हो जाना चाहिए। तो ज्वेलर्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन, उसको 2 साल दिया गया था, पिछले बार ही 2 साल दिया गया था, अब तो 2 साल दिया गया तो अभी वो कर लेगा वो, क्योंकि रातों रात तो ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, 2 ईयर्स का दिया गया था, अब बट वो 2 ईयर्स खत्म हो गया अब सब जो, इसलिए अब तुम लोग कभी भी गोल्ड खरीदने जाओगे ना, वहाँ 6 डिजिट होगा, देख लेना बढ़िया से, और उसमें सब प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ बना है, क्या क्वालिटी है, वहाँ से तुरंत पता चल जाएगा, गूगल करोगे तुरंत पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये देखो फेंडोज और स्ट्राइबर, ये न्यूज़ में रहा है, ये क्या होता है फेंडोज और स्ट्राइबर। देखो याद करो तुम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक, अपना कोस्टल एरियाज है 200 नॉटिकल माइल तक चलोगे, 200 नॉटिकल माइल के बाद 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.9 किलोमीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल्स, तो उतना तक तो एरिया अपना रहता है, उसमें तुम एक्सप्लोर कर दो। याद करो कि इंडिया को भी 200 नॉटिकल माइल के बाद एरिया दिया गया था एक्सप्लोर करने के लिए, अनक्लोज ने दिया था ना, इंटरनेशनल बॉडी ने दिया था, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होता है, इंडिया को भी परमिशन मिला कि 200 नॉटिकल माइल के बाद भी जाके आप बहुत सारा मॉडल्स को निकाल सकते हो। मॉडल्स मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेस है, मैं इंडिया तब ना निकालेगा जब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी हो। ये सीखो, चाइना के साथ सीखने वाला चीज़ है। देखो चाइना का सबमर्जिबल ये वेंडोज और स्ट्राइबर है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि चाइना क्या कर रहा है कि 10,000 मीटर तक नीचे जाके वो रिसर्च कर सकता है, निकाल सकता है मॉडल्स को 10,000 मीटर नीचे। 10,000 मीटर का मतलब क्या होता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक वो नीचे जा सकता है। इस तरह का सबमर्सिबल सबके पास हो। अब हमारे पास इंडिया पास नहीं ना, हमको दे दिया गया कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी आप जाके नोडल्स वगैरह निकाल सकते हो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसके अंदर छिपा बहुत सारा मिनरल्स होता है ना, गोल्ड होता है, कॉपर होता है, रेयर अर्थ मेटल्स होता है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के सीरीज कल पूछे थे ना तुम लोग को, बहुत सारा प्रेजेंट होता है और उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री सब में। बट इंडिया पास टेक्नोलॉजी रहेगा तब ना वो 200 नॉटिकल माइल के बाद जाएगा निकालेगा, मैं इंडिया पास नहीं है। ये देखो चाइना देखो, तो रिसर्चर एट द IDSC सेड एट द मेन मिशन क्या है तुम्हारा कि जो भी नीचे छुपा है उसके बारे में जानना, क्योंकि अभी भी हम ओशन के नीचे जान नहीं चुके हैं, नहीं जानते अभी भी, क्योंकि ओशन के अंदर एक अलग ही दुनिया है, बात समझे। बट इस तरह का जब टेक्नोलॉजी है इस ट्राइबर का, इससे हम बहुत कुछ जान पाएंगे नीचे, ठीक है। जो भी कमर्शियल रिचेस है, जो कि वहाँ पे बहुत सारा सामान फंसा हुआ है, बहुत सारा सामान होगा वहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लोरेशन है ना, वो रिसोर्सेस ही रिसोर्सेस है, तो उस रिसोर्सेस को निकाल पाएंगे, उसका बहुत लाभ होगा। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर है, गोल्ड है, मिनरल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जब सब अनटैप्ड है सी बेड के नीचे और बहुत नीचे है, उसके लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए नीचे जाके एक्सप्लोर करके लाने के लिए। और जो कंट्री ये कर लेगा वो कंट्री आगे निकल जाएगा, फिर समझ रहे हो ना। कल हम देख रहे थे वही जी जिनपिंग जैसे ही 2012 में आया, 2013 में ही वो साउथ चाइना सी करना शुरू कर दिया था, जान लेना तुम लोग। और वो वर्ल्ड को मैसेज दे रहा था कि अब चाइना तक ही नहीं रहेगा, वर्ल्ड में कमांड करना चाहता है। तो देखो कैसे होगा साउथ चाइना सी, ये कैसे होगा
जब तक तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा स्टूडेंट। वही बताया गया, देखो दिसंबर 2021 में स्टैबर कहाँ तक गया था, ये मरीना ट्रेंच तक गया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट है, नीचे वाला एरिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखो एनोनॉमस कितना गया, 8000 लगभग तुम्हारा 9 किलोमीटर तक गया है, और तुम्हारा जो फिश फीडिंग है वो भी गया है। बट ये देखो ना, ये कितना सबमिसेबल स्ट्राइकर, कितना उसका कैपेसिटी है, 10,000 से भी ज़्यादा जा सकता है वो नीचे। तो इंडिया को भी सीखना चाहिए, इसलिए न्यूज़ में आया है। देखो ओनली यूएस, फ्रांस एंड रसिया, यानी कि ये जो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है अंदर जाने का, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारा बस 3 कंट्री के पास ही है, और वो यूएसए है, रसिया है और तुम्हारा फ्रांस है। समझ गए स्टूडेंट, वही दिया गया है, टोटल दिया गया है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा इसमें दिया गया है, अच्छा ये भी बताते हैं, ओके, कि चाइना है सिक्योर्ड सो फार सेवरल एक्सप्लोरेशन। देखो चाइना तो बहुत किया, पैसिफिक ओशन में भी जा किया है, इंडियन ओशन में बहुत किया है ना। लगभग बोला है कि 4.3 बिलियन का उसको मिला है, राहत मिला है इससे, और चाइना इस हिसाब से करते जाएगा तो चाइना तो बहुत आगे निकल जाएगा डीप रिसर्च में। आगे देखो, अब हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अब तुमको पता चल जाएगा कि आखिर कौन लूजर है कौन विनर है टेरिटोरी के मामले में। फरवरी 25 2022 को देखो, जो जितना भी रेड कलर है, यूक्रेन का सब हथियार लिया रसिया, वो कम हो गया। देखो अप्रैल 10 तारीख 2022 में कम हो गया, देख रहे हो, दिख रहा है, यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव है ऊपर, और यूक्रेन ने फिर जीत लिया ऊपर वाला एरिया जो तुम्हारा ब्लू कलर में दिया गया, ग्रीन कलर में दिया गया है। पहले देखो वो कलर, वो सब टोटल हो गया था, रसिया का हिस्सा हो गया था, और फिर वो बैक कर लिया। अभी देखो फरवरी 2000 अभी लेटेस्ट है 2023 का, उसमें देखो कई जगह तुम्हारा फिर से यूक्रेन ने कब्जा कर लिया अपने जगह पे। मगर रसिया के पास भी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यूक्रेन का, जैसे मारियापोल देखो, है ना, लुहांस्क देखो, खेरसॉन देखो, ठीक है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट एरिया है। बट ये चीज़ मानना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर यूक्रेन हारा नहीं है या रसिया जीता नहीं है। रसिया का बहुत सारा, रसिया जो ऑक्युपाई किया था बहुत सारा टेरिटोरी, उसको बढ़िया से फाइट करके यूक्रेन ने अपने वापस ले लिया है। ये 1 साल का दिखा रहा है तुमको, समझ में आ गया ना। तो मिला दिया सारा स्टेट, ये मिला कर रखा है, बट ऊपर वाला देखो ना, ऊपर वाला एरिया सब कीव तक चला गया था वो। हाँ, तो अब छोड़ दिया उसको, ये बोल रहा हूँ। ये देखो ना घटा है, वही ऊपर लिखा गया कि रशियन ऑक्युपाइड यूक्रेन टेरिटोरी वो डिक्रीज हुआ है। हाँ, वो दूसरा वाला एरिया करवाया था। अब देखो रशियन उराल क्रूड, देखो उराल माउंटेन का नाम है, जानते हो, तो इसलिए उराल माउंटेन को, उराल का माउंटेन का जो नाम है उसी रेफरेंस से उस लोगों का क्रूड ऑयल बिकता है। तो कोई भी बोलेगा कि उराल क्रूड ऑयल किसका है, रसिया का है। इधर देखो ना, इधर ध्यान दो ना, क्या बोल रहे, इधर ध्यान दो ना, कहाँ दुनिया में रहते हो तुम। उराल जैसे कि हम कहाँ से मंगवाते हैं, सऊदी अरब से मंगवाते हैं, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो नाम है सऊदी का जो आता है। रसिया का जो क्रूड ऑयल होगा उसका नाम है उराल क्रूड ऑयल। उराल जो वर्ड है वो माउंटेन का है, और वो रसिया से पास होके जाता है। नेचुरल बाउंड्री है यूरोप और तुम्हारा उसके बीच में, उराल रिवर भी है, माउंटेन भी है, याद कर लेना। देखो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रेंट वर्सेस, यानी कि जहाँ से मंगवाते, ब्रेंट मतलब सऊदी अरब का जो क्रूड ऑयल है, और उसका वर्सेस दिखाया है उराल का, तो देख सकते हो कि उराल का जो दाम है बहुत कम हो गया है। नहीं देखो $60 पर बैरल है। यही कारण है कि हम रसिया से मंगवाते हैं। अब वही यदि हम ब्रेंट स्पॉट से मंगवाते हैं, यानी कि सऊदी अरब से मंगवाते हैं, तो वो महंगा पड़ेगा। देखो ना, लगभग 100 के आसपास आ जाएगा, 80 to 100 के बीच में है। अरे तुम ठीक से देख पा रहे हो, वहाँ पे देखो फिगर देखो ठीक से, वहाँ पे देखो। और उराल क्रूड ऑयल का देखो 28.6 चीपर है, यानी कि जो बिकता है वहाँ पे $90 में, यहाँ पे वो कितना बिक रहा है, 60 या 65 में बिक रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, तो जब रसिया इतना सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है तो इंडिया क्यों नहीं लेगा वो। और यही रीज़न है कि जब सबसे पहले स्पॉट पे इराक रहता था, हाँ, उसका सऊदी अरब रहता था, उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया ना रसिया ने। और 2 मंथ में सब ज़्यादा तेल कहाँ से मंगवाए हैं, रसिया से मंगवाए हैं। रसिया से तेल मंगवाने का फ़ायदा बहुत है हमें, क्योंकि हमारा रुपये में ही हो जाता है काम। आगे देखो, अब कई लोगों को तो लगता होगा कि रसिया जो युद्ध किया है तो रसिया का इकोनॉमी चरमरा गया होगा, तो ऐसा नहीं है। रसिया का जो चरमराया है वो ओनली -3.4% चरमरा, वो हुआ, इकोनॉमी लॉस हुआ है परसेंटेज टर्म में। बट देखो यूक्रेन तो -35 है, यूक्रेन पूरा तबाह हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है। आगे चलो,
60, देखो अब ये स्थिति तो बहुत खराब हो गया। यूक्रेन में 60% यूक्रेन पॉपुलेशन अभी तुम्हारा बीपीएल कैटेगरी में रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये स्थिति हुआ। देखो लगभग 2.8 लाख सोल्जर्स मारे गए या वुंडेड हुए हैं, घायल हुए हैं। लगभग तुम्हारे 63 लाख यूक्रेन पीपल शरणार्थी बन के यूरोप में रह रहे हैं। शरण लेगा ना, भाग जाएगा वहाँ से। देखो 63 लाख, 66 लाख तुम्हारा इंटरनली डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि यूक्रेन के अंदर ही है, बट वो उस जगह पे नहीं है जिस जगह पहले था वो। जैसे इंटरनली डिस्प्लेस होने का मतलब कि अभी बिहार में हम चले गए एमपी में, इंडिया के अंदर ही है, तो ऐसे 66 लाख लोग इस तरह का स्थिति है। बात समझे, स्थिति बहुत खराब है स्टूडेंट। और लगभग देखो 6,900 लगभग सिविलियन डेड हुए हैं, मतलब 6,000-7,000 ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो इतना तबाह हुआ है, समझे। आगे बढ़ जाओ। रैंडम थॉट्स देखो, ठीक है। रैंडम थॉट्स देखो स्टूडेंट, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ठीक है, ये गार्ड करता है नेपाल और भूटान बाउंड्री। करेक्ट है, भूटान बाउंड्री भी है, बट भूटान इसलिए न्यूज़ में नहीं आता क्योंकि भूटान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो रिलेटिवली बहुत पीसफुल है, इसलिए न्यूज़ में नहीं आता। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेपाल और भूटान दोनों को ही देखता है एसएसबी। हाँ तो क्यों नहीं रहेगा, इधर रहेगा, रहता है। उधर इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स रहता है। नो ये तुम्हारा नेपाल रहेगा वो अलग बात है, बट नेपाल और भूटान के लिए है वो। तो अरुणाचल में रहेगा, देखो ना, सोचो ना, भूटान के लिए हो। चाइना के लिए तो इंडो टिबेटन फोर्स है, ITBPO। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नीचे जाके देखो, करेक्ट ही होगा, देखो तो, हाँ करेक्ट है। देखो आगे देखो, अभी जस्ट पढ़े हो नहीं न्यूज़ में, हाँ, GLP-1 ड्रग्स बिल्कुल वेट रिडक्शन से लेकर बोला कि रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। नो, अभी साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट में डाला गया। अभी एक हफ्ता पहले का न्यूज़ है ये। साउथ अफ्रीका होगा, वहाँ पे करेक्ट कर लेना इस चीज़ को। हाँ, पाकिस्तान तो पहले से ही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कुकिंग कोल ग्लोबली। सही बात है, इंडिया सबसे ज़्यादा तुम्हारा कुकिंग कोल मंगवाता है। कुकिंग कोल समझते हो, जो स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री में यूज़ होता है स्मेल्टिंग के लिए। कुकिंग कोल समझिए, जो आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में काम आता है। और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो कुकिंग कोल आता है वो इंडोनेशिया से नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो करेक्ट कर लेना स्टेटमेंट को, पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट हाफ तक ठीक है, बट टोटल देखोगे तो गलत हो जाएगा। वो इंडोनेशिया नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया होगा। समझ गए। जो PIL वाला जो व्यवस्था है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो सुप्रीम कोर्ट का तुम लोग को बताए थे, हाई कोर्ट का, वो बिल्कुल अमेरिकन कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है। अमेरिका से ही लॉ सूट बताए थे ना, वहाँ से हम सीखे हैं। तो 205 करेक्ट है स्टेटमेंट। आगे देखो, इन्फर्ड रिसोर्सेस मीन्स, इन्फर्ड रिसोर्सेस मतलब ये है कि जो देखो जम्मू एंड कश्मीर में हमें लिथियम रिजर्व मिला था ना, बिल्कुल इन्फर्ड रिसोर्स का मतलब वही है इसका क्वांटिटी, ग्रेड और मिनरल कंटेंट तुम्हारा लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे हो। लो लेवल मतलब याद करो, G3 था ना, फिर ऊपर जाता, फिर ऊपर जाता। अभी भी 2 स्टेज बचा हुआ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। G3 था ना, अभी याद करो, इसका 4-5 स्टेज होता है। अभी वाइबल नहीं है, उसको और एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, तब वाइबल होगा। करेक्ट स्टेटमेंट। एनी ग्राउंड क्वालिफाइड टू परमाफ्रॉस्ट इफ इट रिमेन्स कंप्लीटली फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर होगा। देखो परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो दबा हुआ है 2 साल से लगातार, और अभी जिस हिसाब से थॉइंग हो रहा है, थॉइंग मतलब जो मेल्टिंग हो रहा है आइस का, उसकी वजह से मेथोजेनिक बैक्टीरिया सब निकल रहे हैं ना, और तरह तरह का तुम्हारा जो भी बैक्टीरिया है, फंजाई, वो निकलेगा तो वर्ल्ड के लिए बहुत ही बुरा खबर हो सकता है। तो ये 2 ईयर्स होगा। समझ रहे हो, परमाफ्रॉस्ट बताए थे ना, जो साइबेरियन रीजन में बहुत सालों से टैप है, बताए थे क्लास में। अरे तुम लोग ऐसा आदमी लोग है, पता ही नहीं चलता कि बताए भी थे कि नहीं बताए थे। तुम लोग सुनते जाओगे, ऐसा भी कुछ होता है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वो पहले का क्लास का है। अर्थ का सबसे ज़्यादा आइस मास क्या है, बताओ। ग्रीनलैंड है। बताओ तो किस लिए क्या होगा इसका आंसर? अंटार्कटिका होगा। गलत है, ग्रीनलैंड। आइसबर्ग्स का मतलब होता है ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा चंक जो टूटता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आइसबर्ग एक छोटा सा हिस्सा है ग्लेशियर का। देखा नहीं अंटार्कटिका में जो आइसबर्ग टूटा था, जिसके वजह से समुद्र में कितना पानी आ गया था। दूसरा देखो, अब देखो इसके बारे में थोड़ा इतिहास ही बताना होगा। 210 देखो, इधर देखो जरा, वर्ल्ड में अभी तक कितना मास एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि पूरा खत्म हो गया, प्रजाति खत्म हो गया, फिर से प्रजाति आया है। तो ऐसा वर्ल्ड में अभी तक 5 हो चुका है, अब 6ठा की ओर जा रहा है इंडिया, अब मतलब वर्ल्ड। अभी तक दुनिया में जो पाया गया फजल फ्यूल ना, यहाँ बढ़िया सुनना अच्छे से, अभी तक 5 मास एक्सटेंशन हो चुका है। 5 मास मतलब सब प्रजाति खत्म, कुछ ही कुछ प्रजाति जीवित रह पाया। 5 ऐसा हो चुका है अभी तक हमारे इकोसिस्टम में, पूरा अर्थ में।
और अभी जो जा रहे हैं हम 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारा प्रजाति पूरा खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। उस डोमेन में घुस चुके हैं, बट ये चीज़ 5 बार पहले भी हो चुका है अर्थ में। तो क्लाइमेट चेंज कोई नया चीज़ नहीं है, पहले भी हुआ था। बात समझे। अब इसमें जो न्यूज़ आया है इसका मतलब क्या है कि कई ऐसे होंगे जीव होंगे, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज होंगे, स्पेशली एनिमल स्पीसीज जो कि 5 मास एक्सटिंक्शन में जीवित ही रहा है एडाप्टेशन की वजह से, जो एडाप्ट कर लिया होगा। उसी का नाम है कोमोडा ड्रैगन, रेड पांडा, हॉर्सू क्रैब्स। ये एग्जाम्पल है कि इसका लिविंग फॉसिल पाया गया, यानी कि मास एक्सटिंक्शन होने के बाद भी ये जो प्रजाति है एडॉप्ट कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया इसने चेंज को। समझ गए स्टूडेंट क्या बोले हैं कि लिविंग फॉसिल आर ऑर्गेनिज्म दैट रिमेन अनचेंज्ड ओवर द पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया। भले ही 5 मास एक्सटिंक्शन हो गया फिर भी ये जीवित रहा है, फिर भी सर्वाइव कर गया। और उसका नाम क्या है? कोमोडा ड्रैगन है, रेड पांडा है ना, हर्सू है। देखो इंडिया में ना डाइक्लोफिनाक को तो बंद करवा दिया 2006 में, जानते हो वही डाइक्लोफिनाक जो गाय को दिया आता था। अब जब आता था वो वल्चर करकास खाने के लिए उसका, तो वो मर जाता था, तो 2006 में बैन हो गया। बट ये जो एक्लोफिनाक है और केटोफ्लोरोन है, इस पर भी बात चला था बैन करने के लिए, बट ये बैन हुआ नहीं है। बट इस पर सरकार काम कर रही है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। डाइक्लोफिनाक को ही बैन किया गया है। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स 90% ऑफ द एक्सेस हीट फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द ओशन। करेक्ट बात है, 90% जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, वो सब 90% हीट जो है ना ओशन करता है, इसलिए ओशन सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंक है ग्रीन हाउस गैस का, तुरंत अपने अंदर टैप कर लेता है। बट मगर अब जिस हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ओशन भी वो नहीं कर पा रहा है जो पहले वो करता था। और आने वाले समय में हम लोगों ने देखा है इकोलॉजी के चैप्टर में कि 2100 में क्या स्थिति होगा, है ना, पढ़े हो ना इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में सपोर्ट करो अच्छे से। जावन और सुमात्रा राइनोस, ठीक है, ये तुम्हारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सही बात है, और केवल इंडोनेशिया में पाया जाता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो हो भी सकता है, रुक जाएगा बाद देख लेते हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तुमको क्लू देता हूँ। देखो जावन और सुमात्रा राइनोस, ठीक है, दोनों ही इंडोनेशिया में पाया था, सही बात है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इससे मुझे याद आ गया इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन। इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन, याद करो, चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बट इंडियन पेंगुलिन इंडेंजर्ड है। इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन दोनों ही भारत में पाए जाते हैं, सही बात है ना। और यदि वर्ल्ड के बारे में बात करें राइनोस का, तो राइनोस केवल 2 ही कंटिनेंट में अवेलेबल है, एक एशिया है, एक अफ्रीका है। सिमिलरली पेंगुलिन भी 2 ही कंटिनेंट में अवेलेबल है, एक इंडिया है और सॉरी एक एशिया है, एक अफ्रीका है। तो कभी भी ना राइनोस का बात हो तो पेंगुलिन के साथ उसको कंपैरिजन किया जा सकता है स्टूडेंट। पेंगुलिन, हाँ, जो छोटा वाला है जिसका सेल्स केराटिन को यूज़ किया जाता है तुम्हारा मेडिसिन में। देखो आगे देखो, भारत में जो सी ग्रास है, सी ग्रास मतलब एक, सी ग्रास जानते हो ना, सी ग्रास का मतलब एक प्रजाति होता है जो पाया जाता है पानी में, वो तमिलनाडु का तुम पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहीं पे मिलता है ज़्यादातर। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में देखो 4 कंट्री इन्वॉल्व है ना, क्वाड कंट्री, बताओ तो 4 कंट्री का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। बहुत अच्छा, समझ गए। आगे देखो 216, देखो सरगम अनडाउटली सबसे बड़ा मिलेट है जो ग्लोबली होता है, बट इंडिया में क्या होता है? बाजरा होता है, गलत है। एक तो दूसरी बात है कि मेज तुम्हारा मिलेट है भी नहीं, कोर सीरियल्स है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आगे देखो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आया था जो रिलीज करता है तुम्हारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसने कहा है कि देखो बाबू ऐसा है कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2022 में ना लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस हो गया एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो बहुत खतरनाक है ये, बताए थे प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब क्या है 1850 के कंपेरिजन में। देखो इधर देखो बच्चे लोग, इधर देखो 1850 में जो मीन टेम्परेचर था, मान लो कि उस समय x था, तो अभी कितना हो गया x प्लस 1.15। अरे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का मतलब तबाही है। और इसी को बचाने के लिए ना पेरिस एग्रीमेंट हुआ कि 2 के अंदर रख दें हम। पेरिस एग्रीमेंट 2 के अंदर था ना जी। हाँ समझ में आ रहा है ना। बट ये देखो इसमें और भी बोलने वाला चीज़ है, बट हम जानते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड जो तप रहा है उससे यूनिफॉर्मली तप नहीं रहा है। आर्टिक रीजन याद करो, आर्टिक रीजन में तो 3 से 4 चला गया, टॉपिक अलग तरीके से तप रहा है, मीन लिया जा रहा है, वो उधर 4 तपा, नीचे थोड़ा कम तपा, पूरा कंबाइन करके 1.15 है, समझ गए।
प्रीवियस डिकेड में देखोगे तो भाई रीजनल रूरल बैंक तो घट रहा है, ये इंक्रीज कहाँ हो रहा है, ये ट्रेंड तो घट रहा है। क्यों? इसका रीजन है, एक तो रीजन, इसका रीजन 219 में दिया गया है इसका रीजन भी, क्योंकि कमर्शियल बैंक का दबदबा बढ़ रहा है तुम्हारा रूरल एरियाज में, और कमर्शियल बैंक ही लोन दे रहा है। जानते हो ना, रूरल एरियाज में भी लोन देने वाला जो सबसे ज़्यादा है वो कमर्शियल बैंक ही है। कमर्शियल बैंक का मतलब वही प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, इसलिए यही कारण है कि रीजनल रूरल बैंक से वो सब का संख्या घट रहा है। लास्ट वन देखो, दोनों का बता दिए हैं, ठीक है ना। 219 करेक्ट स्टेटमेंट है कि कमर्शियल बैंक का जो एग्रीकल्चर लोन में इंक्रीज हुआ है, पहले 65% था 10 साल पहले, और अभी 75% हुआ, यानी कि 75 रुपया यदि रूरल एरियाज़ को मिल रहा है, सॉरी 100 रुपीज़ मिल रहा है रूरल एरियाज़ को, तो 75 रुपया कमर्शियल बैंक से ही मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो रीजनल रूरल बैंक कर क्या रहा है फिर, एनबीएफसी कर क्या रहा है फिर, जबकि एनबीएफसी का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है वहाँ पे, जानते हो ना ये बात। लास्ट देखो, अब तुम लोग बोइंग और एयरबस तो सुना ही होगा, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा तुम्हारा कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉरपोरेशन है, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा एयरक्राफ्ट बनाता है। बट बोला है चाइना भी, क्या बोला, हम कम है क्या? चाइना भी देखो C919 अपना उसका कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, बोला कि हम भी अब चैलेंज देंगे एयरबस को और बोइंग को। याद करो, यही एयरबस बोइंग है जहाँ पे टाटा मंगवा रहा है इतना। टाटा कितना मंगवा रहा है? 400 और 430 के आसपास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये भी चाहता है, चाइनीज स्टेट ओन कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C919, ये भी चाहता है कि ये बोइंग की तरह और एयरबस की तरह हम भी वर्ल्ड में फेमस हो, और हम भी क्या करें, एरोप्लेन बनाए और लोग खरीदें। तो एक तरह से चैलेंज हो गया ना। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, बोइंग किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का, और एयरबस किसका है, यूरोप का है। तो चैलेंज कर रहा है ना यहाँ से चाइना, यहाँ पे भी। दैट्स इट।